नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ हमारी जो हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज़ चल रही है, अभी हमने इसकी शुरुआत ही की है। कल हमारी पहली वीडियो थी, कल परसों। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, थंबनेल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला ये है। डॉक्टर शुक्ल जी का इतिहास हो, नगेंद्र जी का इतिहास हो, बच्चन जी का इतिहास हो, ये सभी इतिहास हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। दरअसल बात क्या है, बच्चन जी का जो साहित्य इतिहास है आपको छायावादोत्तर तक का मिलेगा, और दूसरा इसके संस्करण बहुत आ चुके हैं अभी तक। जो संशोधित संस्करण है, तो काफ़ी आगे तक आप यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास को देख पाते हैं। ये जो इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल द्वारा एक तरीके से संपादित ग्रंथ है। इसके जो प्रधान संपादक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। यहाँ नागेंद्र लिखा हुआ है, नगेंद्र है शब्द। और एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, संपादित का अर्थ क्या है। यहाँ संपादित का मतलब हुआ कि बहुत सारे अलग अलग लेखकों ने इस साहित्य ग्रंथ पर काम किया है और उनके लिखी हुई सामग्री को, शोध सामग्री को इस एक पुस्तक में संचय करने का कार्य किया है नगेंद्र जी और हरदयाल जी ने। इनका खुद का भी लिखा हुआ उसमें है, लेकिन अन्य सभी साहित्यकारों का भी है। और किताब आप लोगों के पास सबके होगी। आज भूमिका हम इसकी देखने वाले हैं, और भूमिका बहुत अहम है। परीक्षा आप लोगों की चाहे यूजीसी नेट की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की, टीजीटी पीजीटी हो, या यूपीएचएससी या DSSB, या और भी हिंदी से संबंधित आपकी चाहे बिहार से मानिएगा या राजस्थान से मानिएगा, कहीं की भी कोई भी परीक्षा हो, हरियाणा की हो या जहाँ की भी, तो ये साहित्य इतिहास बहुत ज़रूरी है। तो इस साहित्य इतिहास को के लिखने में, यानी जो लेखक गण हैं वो कौन कौन से यहाँ पर लिए गए हैं, मतलब किन किन लेखक गणों का यहाँ पर आप लोगों को लेखक मंडल मिल जाते हैं। तो ध्यान से आप लोग यहाँ देखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने खुद इसकी भूमिका लिखी है, जिसमें पुनर्लेखन की समस्याएं यहाँ आ जाती हैं। काल विभाजन, नामकरण, रीतिकाल की उपलब्धियां, उपसंहार, सब इनका लिखा हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा उद्भव विकास और स्वरूप लिखा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, राम गोपाल शर्मा दिनेश, ऐसे ही तारकनाथ बाली हैं, परशुराम चतुर्वेदी जी हैं, त्रिलोकीनाथ दीक्षित हैं, विजेंद्र स्नातक हैं, मनमोहन गौतम हैं। तो बहुत सारे लेखक आप लोगों को यहाँ मिलेंगे। और रीतिकाल में अम्बा प्रसाद जी भी हैं, सुरेश चंद्र जी भी हैं, रामचंद्र तिवारी भारतेंदु युग के लिए भी आप लोग देखेंगे, गोपाल राय हैं छायावाद युग में, रामदरस जी ने छायावादोत्तर काल की काव्यधारा यहाँ लिखी है, बाबूलाल गोस्वामी ने भी छायावादोत्तर काल का ब्रजभाषा काव्य लिखा है, और कृष्णदत्त पालीवाल और यहाँ डॉक्टर हरदयाल ने उत्तर आधुनिक विमर्श यहाँ पर दिए हैं, जिसमें अद्यतन हिंदी कविता और हिंदी गद्य साहित्य दोनों हमें 1980 के बाद तक यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। तो ये इसमें पूरा लेखक गण है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो इतने महान महान विद्वानों ने इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में काम किया है। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि जो जिन बच्चों के अंदर धैर्य है और जो चाहते हैं बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से आप इस साहित्य इतिहास को, मैंने यहाँ दिया है, सरल ढंग से समझाऊंगी, महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी और संक्षिप्त भी होगा। ये नहीं कि हम पूरी किताब ही, ये पूरी की पूरी इतनी मोटी किताब है। और सबसे बड़ी बात ये भी है इस किताब की कि मैं आपको ऐसे ही यहाँ पूरी किताब, ये 800-900 पेज की जो ये किताब है, यहाँ प्रिंट कॉपी करके नहीं दे सकती। कॉपीराइट है इस किताब का, तो कॉपीराइट यहाँ पर है, और मैं पूरी किताब ऐसे ही आप लोगों को कॉपी करके यहाँ नहीं बता सकती। तो उसकी जो महत्वपूर्ण, सरल, महत्वपूर्ण, संक्षिप्त इतिहास हम यहाँ देखेंगे और बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम आज की अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों की तरफ। देखो, यहाँ हमने बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत सारे संस्करण आ चुके हैं। तो पहला संस्करण जो सबसे अहम है, ठीक है, तो पहले संस्करण की जो भूमिका है, जो नगेंद्र जी द्वारा लिखी है गई है, तो वो यहाँ भूमिका आप लोग ध्यान से देखिएगा। भूमिका से दरअसल बहुत सवाल आ जाते हैं, इसलिए भूमिका हम लोग नहीं बिसरा सकते, ठीक है, तो भूमिका को हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ ध्यान से देखो, प्रस्तुत इतिहास एक संपादित ग्रंथ है। इन्होंने खुद भी बताया कि क्या है, एक संपादित ग्रंथ है, जिसका कि संकलन अनेक लेखकों के सहयोग से, बहुत सारे लेखक, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सारे लेखकों के सहयोग से इसका लेखन हुआ, संपादन हुआ। लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य नहीं हैं।
बल्कि अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं। तो जिसने जिस विषय पर काम किया हुआ, विशेषज्ञ कौन होता है भाई? डॉक्टर्स की बात करते हैं, फिजिशियन हैं, और या फिर आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो हर एक क्षेत्र में ना एक विशेषज्ञ होता है। तो जैसे आप अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जिसने जिस भी विषय पर अपना शोध कार्य किया या जिसकी विशेषज्ञता है वो उसने उसी विषय पर काम किया है, और वो स्वतंत्र समीक्षक हैं। आज के जीवन में लेखकों का समुदाय ही बन सकता है, संघ नहीं। तो वो कितनी बड़ी बात बोली है। तो इसी तरीके से वहाँ कोटेशन भी आ सकती है लिखने के लिए, कथन जो आ जाते हैं आप लोगों के यहाँ। देखो यहाँ क्या कहा है इन्होंने कि लेखक भी समान साहित्य दृष्टि से अनुप्रेरित किसी एक संघ के सदस्य न होकर के अपने अपने विषय के विशेषज्ञ हैं और स्वतंत्र समीक्षक हैं। ठीक है, एक संघ के सदस्य नहीं होकर के। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये भी बोली है कि आज के जीवन में जो लेखकों का समुदाय ही बन सकता है, संघ नहीं बन सकता। तो ये इम्पोर्टेंट कोड है। ऐसी स्थिति में संपादक का जो दायित्व है वो अत्यंत कठिन हो जाता है। सभी लेखक अपने अपने विषय के अधिकारी विद्वान हैं। उन्होंने नवीन शोध परिणामों का विवेक पूर्वक उपयोग करते हुए विभिन्न कालखंडों, प्रवृत्तियों एवं विधाओं का ऐतिहासिक विवेचन किया है। इस अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयत्न एक सीमा तक ही सफल हो सकता है, और सहयोगी लेखकों के उदार सहयोग से यह प्रयास हमने यथासंभव किया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या किया कि विभिन्न कालखंडों में विभाजित है पूरा, कालखंडों की प्रवृत्तियाँ भी हैं जो विशेषताएं होती हैं, विधाएं और ऐतिहासिक विवेचन हुआ है। अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयत्न एक सीमा तक सफल यहाँ हो सकता है, और सहयोगी लेखकों के उदार सहयोग से यह प्रयास हमने यथासंभव किया है। यानी जितने भी ये सहयोगी लेखक रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से ये प्रयास हमने यथासंभव किया है। विभिन्न लेखकों की सामग्री में स्वभावतः विद्यमान मतभेदों और तजन्य अंतर विरोधों का निराकरण और अपनी रूपरेखा के अनुसार यथास्थान परिवर्तन संशोधन किया गया है। यानी कि जो भी इसके संस्करण आए हैं उनमें थोड़ा बहुत संशोधन जो है चलता रहा है यथास्थान। नाम परिगणन को विशेष महत्व न देते हुए यह ध्यान रखा गया है कि महत्वपूर्ण नाम छूट न जाएं। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखा गया है कि इसमें विशेष जो महत्वपूर्ण नाम है वो न छूट जाएं, और वर्तनी में भी एक रूपता बनी रहे। इससे आगे जाना न संपादक के लिए संभव था और न ही उचित था। इस कार्य में हमारे सहयोगी संपादक डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, इन्होंने कहा है कि उस समय इनके पहला जब इसका संस्करण था, इनके सहयोगी संपादक कौन रहे थे? सुरेश चंद्र गुप्त। उन्होंने अमूल्य सहयोग दिया है, जिसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। इनका आभार इन्होंने व्यक्त किया है। और गुण और परिणाम में समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक कृति लेखक ही लिख सकता है। ठीक है, देखो क्या किया है, गुण और परिमाण से समृद्ध निरंतर विकासशील हिंदी साहित्य का, विकासशील जो निरंतर जिसका विकास होता रहा है, ऐसा साहित्य इतिहास जो परिपूर्ण हो, परिपूर्ण इतिहास तो कोई एक कृति लेखक ही लिख सकता है, ऐसी कृति तो। परंतु इसके अभाव में यह संकलन ग्रंथ भी शायद कुछ सीमा तक रिक्त पूर्ति कर सके, ऐसी आशा करना बहुत अनुचित नहीं होगा। ऐसा जो नगेंद्र जी हैं वो बोल रहे हैं। उन्होंने इस भूमिका में लिखा है। भूमिका लिखी गई है 15 अगस्त 1973। भाई अब जो प्रश्न आते हैं बड़ी गहराई से आते हैं, तो पूछा कुछ भी जा सकता है आप लोगों से। ये भी पूछा जा सकता है, समय भी पूछा जा सकता है कि पहला जो संस्करण आया है उसकी भूमिका का समय क्या है, तो 15 अगस्त 1973। प्रथम संस्करण की भूमिका किसने लिखी? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। तो छोटी मोटी सी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो इसका तीसरा संस्करण आया, संशोधित संस्करण, उसकी भूमिका मुझे अहम लगी तो वो मैंने यहाँ ली है। ये देखिएगा, इसमें हरदयाल जी की ये भूमिका है। तीसरे संस्करण की जो भूमिका है ये किसकी है? डॉक्टर हरदयाल जी की भूमिका है। यहाँ पर 1 जनवरी 2009 का ये है। इससे पहले वाला जो भूमिका है, जो पहली वाला यहाँ पर हमारा संस्करण आया था, उस भूमिका का समय 1973 था। ठीक है, 1973। और ये तीसरा संशोधन हमारा संस्करण आया 2009 में। अब देखो ये है हिंदी साहित्य इतिहास का नया संशोधित परिवर्धित संस्करण है। इससे पहले प्रकाशित अंश में जहाँ जहाँ आवश्यकता अनुसार अनुभव हुआ है, संशोधन परिवर्धन किया गया है, लेकिन मुख्यतः तथ्यों के स्तर पर
तथ्यों के स्तर पर, क्योंकि विभिन्न लेखकों की स्थापनाओं और निष्कर्षों में परिवर्तन करना न तो संभव था और ना ही उचित था। लेकिन इस नए संस्करण में जो नई चीज़ की गई है वह यह है कि इसे अद्यतन बनाया गया है। ठीक है, तो इसे और नया नवीन बनाया गया है इस संस्करण को। और नए संस्करण में जो नई चीज़ की गई है वो क्या की गई है, अद्यतन का मतलब इसको थोड़ा सा और नवीनीकरण दिया गया है, आगे बढ़ाया गया है। यह इतिहास हिंदी साहित्य के विकास को 2005 से 6 तक ले आता है। ठीक है, थोड़ा और इसकी सीमा बढ़ा दी गई है, जिस सीमा को हिंदी साहित्य का दूसरा कोई इतिहास छूता तक नहीं है। ठीक, और कोई साहित्य इतिहास, देखो मैं इस साहित्य इतिहास को आप लोगों से क्यों बोल रही हूँ कि इसको हमें पढ़ना है, क्योंकि एक तो बहुत बारीकी से, बहुत सुंदर ढंग से, सरल ढंग से इसमें स्पष्टीकरण किया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि एक साहित्य इतिहास में ही आपको बहुत सारी चीज़ें समेटी हुई मिल जाएंगी। तो आपको ये नहीं कि आपको अलग अलग बहुत सारे साहित्य इतिहासकारों के इतिहास ग्रंथ पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये आगे बोलते हैं कि यहाँ पर इसका कारण पत्र पत्रिकाओं और अन्य स्रोतों से विगत 25-26 वर्षों में हुए हिंदी साहित्य के विकास की सूचनाएं जुटाना, उनके विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने के कष्ट साध्य कार्य से बचना है। इससे बचने का एक रास्ता यह निकाल लिया गया है कि ये घोषित कर दिया जाए कि यह इतिहास तो है ही नहीं। अब देखो यहाँ से अगर कथन आ जाए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ये बात किसने लिखी है, तो ध्यान क्या रहेगा, हमें नगेंद्र जी याद रहेंगे। अब हरदयाल जी ने ये वाली बात बोली है, तो हरदयाल जी ने क्या लिखा है कि इससे बचने का एक रास्ता यह निकाल लिया गया है कि घोषित कर दिया जाए कि यह इतिहास तो है ही नहीं। हमें भी सूचनाएं जुटाने में बड़ी धूल छाननी पड़ी है। इसमें विभिन्न पत्रिकाओं की फाइलों, विशेषतः प्रकर और समीक्षा की फाइलों सर्वश्री गोपाल राय, रामचंद्र तिवारी, मधुरेश के कथा साहित्य और गद्य की विभिन्न विधाओं से संबंधित कार्य से विशेष सहायता मिली है। इनके प्रति हम आभारी हैं। इस इतिहास को अद्यतन बनाने के प्रयत्न का सुफल 1980 के बाद हिंदी साहित्य में उदित होने वाली और प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली नई पीढ़ी को उसका देह प्रदान करने के रूप में सामने आया है। ठीक है, यानी इसका जो ये नया रूप है, नवीन रूप इसे बनाना, मतलब नया आगे बढ़ाने के लिए इसको प्रयत्न का सुफल जो है वो 1980 के बाद हिंदी साहित्य में उदित होने वाली प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली नई पीढ़ी को उसका देह प्रदान करने के रूप में सामने आया है। और हमने तथ्यों की प्रामाणिकता का यथासंभव ध्यान रखा है। ऑथेंटिकेशन जिसे कहते हैं हम, कि किताब ऑथेंटिक है या नहीं। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ लिए और आपको कभी क्लेम करना हो तो कम से कम ऐसी किताबों से आपने पढ़ रखा हो जिसको यूजीसी नेट माने कि हाँ ये एक आपकी ऑथेंटिक किताब है। लेकिन इस समय हिंदी में शोध कार्य की जो स्थिति है उससे कुछ त्रुटियां रह जाना संभव है, जिसके लिए हम क्षम्य हैं और हमें पूर्ण विश्वास है। क्या बोला है इन्होंने कि हिंदी में शोध कार्य की जो स्थिति है उसमें कुछ त्रुटियां रह जाना संभव है, मतलब कहीं टाइपिंग की गलतियां हो जाती हैं और इसके लिए हम क्षम्य हैं। ऐसा उन्होंने बोला कि छोटी मोटी गलतियां कितनी भी कोशिश के बाद रह जाती हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के इस नए संशोधित परिवर्धित संस्करण से प्राध्यापक, शोधार्थी और छात्र लाभान्वित होंगे और हमारा श्रम यहाँ सार्थक होगा। यहाँ पर डॉक्टर हरदयाल जी की ये भूमिका लिखी हुई है 2009 1 जनवरी। ठीक है, तो ये जो दो अहम भूमिका थी, पहले संस्करण की भूमिका और तीसरे संस्करण की भूमिका, दोनों भूमिका पर हमने यहाँ चर्चा की है। अभी जो यहाँ इसका अगला रूप है वो भी आपको भूमिका के रूप में मिलेगा। अब ये भूमिका तो ऐसी वाली हो गई। अब पुस्तक की भूमिका जो यहाँ पर लिखी गई है हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो पुनर्लेखन की समस्या करके यहाँ हम देखेंगे इसको। नगेंद्र जी ने जिसको लिखा है यहाँ, और बहुत विशेष है। जब किताब आप आगे खोलते हैं तो सबसे पहला हेडिंग यही मिलता है, हिंदी साहित्य का इतिहास और पुनर्लेखन की समस्याएं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास और पुनर्लेखन की समस्या से क्या अभिप्राय है इनका। पुनर्लेखन यानी पुनः उसको लिखना, हिंदी साहित्य के इतिहास, उसको लिखते समय क्या समस्याएं आती हैं, क्या समस्या है। तो इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की आवश्यकता है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को दोबारा से लिखा जाना, पुनः लिखे जाने की ज़रूरत है। अब इस विषय में दो मत माने गए हैं।
के नहीं हो सकती, मतलब दो मत नहीं हो सकते, इसके दो स्पष्ट कारण बताए गए। माफ़ कीजिएगा, देखो ध्यान से देखिएगा इसको, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते, इसके दो स्पष्ट कारण बताए गए हैं। मत नहीं हो सकते का अर्थ यहाँ है कि पुनर्लेखन की आवश्यकता है, नहीं है वाला मत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके दो स्पष्ट कारण हैं विद्यार्थियों के साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। दो स्पष्ट कारण माने गए हैं, साहित्य चेतना का विकास और नवीन शोध परिणाम। हर एक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा है। तो ये सही बात है कि हर एक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन हुआ है, विकास हुआ है। वर्तमान युग साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय में था। अब देखो, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात यहाँ इन्होंने लिखी कि भाई हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि यहाँ आप देखो इन्होंने शुक्ल जी का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे आचार्य शुक्ल के समय में आज से 40 वर्ष पहले था, ऐसा जो चिंतन है वर्तमान युग का जो साहित्य चिंतन है वो वैसा नहीं है जैसे शुक्ल जी के समय में था। तो यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युग बोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रविधि, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चित ही होता है। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि पिछले दशकों में हुए निरंतर अनुसंधान, मतलब बराबर जो खोज होती रही है, अनुसंधान यानी खोज होना, उसका परिणाम ये हुआ, यानी उसका फल ये मिला हमें कि प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई। ठीक है, यानी कि जो रिसर्च होते रही हैं, शोध होते रहे हैं, अनुसंधान होते रहे हैं, उनमें नई नई सामग्री सामने आती रही है और अनेक स्वीकृत तथ्यों का संशोधन होता रहा है। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास का कब से क्रम चला आ रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रियर्सन ने लिखे, कितने साहित्य इतिहास लिखे गए, लेकिन हर बार जब साहित्य इतिहास लिखा जाता है तो पुनः जब रिसर्च होती है, रिसर्च का मतलब होता है पुनः सर्च करना, पुनः उस बारे में, उस विषय में खोजना। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी बच्चों आप लोग ध्यान से देखो कितने जो है शोध कार्य होते रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास, कितने बड़े बड़े साहित्य इतिहास लिखे गए हैं। तो यहाँ जो आपके हरदयाल जी हैं वो भी यहाँ यही कह रहे हैं, यानी आपके मतलब हमारे जो हरदयाल जी हैं वो भी यही कह रहे हैं कि यहाँ तथ्यों का संशोधन हुआ है जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गए हैं। इनके अलावा एक सूक्ष्मतम कारण और भी है कि जैसा कि इलियट ने कहा है, इलियट का ये कथन आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका एक सूक्ष्मतम यानी छोटा कारण है कि ये भी बताया है इन्होंने कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास रूप उसके पूर्व। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि अतीत में अगर कोई चीज़ हमें मिली तो ऐसा नहीं है कि वो वर्तमान पर असर नहीं डालेगी, और अगर हमें वर्तमान में मानो कोई प्रमाणिक मूल्य, कोई प्रमाणिकता मिल गई, कोई तथ्य मिल गए, तो वो हमारे अतीत पर भी प्रभाव डालेंगे। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल खाती हैं। तो उसके पूर्व रूपों के जो है मूल्यांकन, यहाँ देखो इस तर्क के प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकास रूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने मिश्र बंधुओं के समय में श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, तो उदाहरण देते हुए यहाँ इन्होंने समझाया कि जैसे मिश्र बंधु जी थे, उनके समय में श्रेष्ठ कवियों की परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद जी, निराला जी आदि जो कवि थे उनका आविर्भाव हुआ। बाद में निश्चय ही परिवर्तन हो गया। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर जो ये मत है ये लिया है। मत किसका लिया है यहाँ? इलियट का, कि केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। तो इलियट से यहाँ ये मत लिया गया है, इलियट का। आप लोग ध्यान रखिएगा इस भूमिका से। तो भूमिका से कई बार बहुत सवाल आ जाते हैं और हमें बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ हम साहित्य इतिहास को इसीलिए बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं इसका। अब आगे देखो, इसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला वाली बात हमने पढ़ी कि पुरानी कड़ियों की जो स्थिति है वो पूर्ववत नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। ठीक है, फिर से यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनरावलोकन ज़रूरी है। पुरानी चीज़ों पर भी उसका असर पड़ता है यदि वर्तमान में कुछ बदलाव होते हैं तो। सीधी सी बात इन्होंने यहाँ अभी तक यही की है इलियट का उदाहरण देते हुए।
इलियट का। यहाँ दो मौलिक प्रश्न यहाँ हमारे सामने आते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। दो मौलिक प्रश्न क्या है कि हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है, दूसरा है साहित्य की सीमा क्या है। तो बड़े ही मौलिक से सवाल हैं और इनका समाधान हमें कर लेना चाहिए कि हिंदी का जो स्वरूप है, विस्तार है, वो कहाँ तक है और साहित्य की सीमा क्या है। ठीक है, तो हिंदी के स्वरूप या रूप विस्तार का प्रश्न यदि आता है, मतलब स्वरूप विस्तार का यदि प्रश्न आता है, तो कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। हिंदी के विद्वान और अन्य भाषाविद आरंभ से ही यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा, दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय और साहित्यिक अभिव्यक्तियाँ आदि की मतलब माध्यम भाषा है। तो हिंदी को क्या बताया कि सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार में हमारा क्या आ जाता है, पत्राचार, है ना, पत्राचार, पत्र से लिखना, ये सब हमारा हिंदी की सामाजिक व्यवहार में आ जाता है। तो शिक्षा, दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय, एक दूसरे से यानी संवाद करना, वो इसके अंतर्गत आ जाता है। साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की माध्यम जो भाषा है वो हिंदी है और वह सबका सब हिंदी प्रदेश है। और इसके अंतर्गत बोली जाने वाली जो सभी भाषाएं हैं वो हिंदी की क्या कहलाई जाएंगी, उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि हिंदी प्रदेश, वह सबका सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत जो बोले जाने वाली भाषाएं वो हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं। मैथिली, मगही, भोजपुरी पूर्वी अवधि, पश्चिमी अवधि, बघेलखड़ी खंडी और ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखा और प्रशाखाएं हैं। ठीक है, बाकी देखो हिंदी के क्षेत्र इन्होंने बता दिए, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली तक का इलाका, ये सब हिंदी के क्षेत्र हैं। लेकिन मैथिली, मगही, भोजपुरी पूर्वी अवधि, पश्चिमी अवधि, बघेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेलखंडी और राजस्थान के जो विभिन्न रूप हैं, कुमाऊनी और पहाड़ियाँ, वो भी राजस्थान के जो प्रमुख रूप हो गए वो सब, और कुमाऊनी आदि पहाड़ियाँ जो हैं, पहाड़ी बोलियाँ हैं, वो हिंदी की शाखाएं और प्रशाखाएं मानी जाती हैं। ये परिभाषा नई नहीं है, इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभनों की कल्पना भी किसी को नहीं थी। हिंदी का ये बृहत्तर या विशाल, बृहत्तर का मतलब होता है विशाल, या इन्होंने स्पष्ट कर दिया। देखो कितनी सरल भाषा में लिखी हुई पूरी भूमिका है कि जो हिंदी का ये बृहत्तर या विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप नहीं है, बल्कि स्वाभाविक तर्क सम्मत रूप है, जिसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था। लेकिन इधर यह विवाद जोर पकड़ रहा है। एक मत यह है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं ही हैं। भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है, यानी अलग है। भाषा विज्ञान के आधार पर जो प्रकृति और प्रवृत्ति है हिंदी से, वो क्या है, अत्यंत भिन्न है। तो अवधि और ब्रज का भी अपना पृथक अस्तित्व है और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, भिन्न, और वर्तमान हिंदी से भी। तो ये नारा हिंदी विरोधी शिविर से उठाया गया है और हिंदी के भी कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक इसमें शामिल हो गए हैं। तो ये 2009 की बात हम यहाँ देख रहे हैं। आगे और परिवर्तन यहाँ आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब मैथिली को तो साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने मान्यता दे ही दी है। उस समय तक मैथिली को मान्यता मिल गई थी और उसके साहित्य के स्वतंत्र प्रकाशन तथा अध्ययन अध्यापन का जो क्रम है वो चलने लगा है। अब राजस्थानी को भी साहित्य अकादमी ने स्वतंत्र भाषा की मान्यता दे दी है। ब्रज तथा अवधि, जिनका साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है और भी औचित्यपूर्वक यह दावा कर सकती है। अब दूसरी बात आ गई विस्तारवादिता की, कि विस्तार का मत जो है विस्तारवादी है, जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है। अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। और ब्रजभाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। ये भी एक क्या है, विस्तारवादिता है। दूसरी तरफ एक विस्तारवादी मत है। तो नागरिक प्रचारणी सभा और भारतीय हिंदी परिषद के तो देखो यहाँ प्यारे बच्चों क्या बात बोली गई है कि नागरिक प्रचारणी सभा
और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासों में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा में और भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया गया है। इस विषय में हमें संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात तो यह साफ है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कवि मानना संगत नहीं है। अब भूमिका से कोई भी सवाल आ सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से भूमिका को आप लोग देखिएगा। मुझे अहम लगी इसलिए मैंने पहली और तीसरी ये भूमिका यहाँ ली है। इसमें संदेह नहीं है कि दोनों में कुछ तत्व समान है, परंतु असमान तत्व कहीं अधिक है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध रहा है। विद्यापति, चंद, नरपति नाला, पृथ्वीराज आदि कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है, परंतु भाषा की कठिनाई के कारण साथ ही पर्याप्त शोध सामग्री का प्रकाशन न होने से इन भाषाओं के कवि, लेखकों और उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ है। तो ये भूमिका है नगेंद्र जी ने, लेकिन इसमें देखो किस तरीके से इन्होंने एक छोटे से पॉइंट को उठा करके, छोटा सा पॉइंट क्या मतलब, जो इसका मुख्य विषय है इस भूमिका का वो क्या है ना, पुनर्लेखन की समस्याएं। पुनर्लेखन में कितनी सारी समस्याएं आती है। हिंदी साहित्य का इतिहास को दोहराते हुए पुनर्लेखन की सारी समस्याओं को इन्होंने यहाँ दिखाया है। और आगे इन्होंने बोला है कि परवर्ती, माफ़ कीजिएगा शायद मैं कहीं बीच में हरदयाल जी बोल गई हूँ, डॉक्टर हरदयाल जी, तो उसको एक साइड रख दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये नगेंद्र जी वाली भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और ये पहली भूमिका, तीसरी भूमिका अलग थी, और ये वाली जो भूमिका है ये पुस्तक के भीतर की वो भूमिका है जिसमें इन्होंने भूमिका की तरह तो हम इसे देख रहे हैं, लेकिन इसका जो विषय है वो है पुनर्लेखन की समस्या, हिंदी साहित्य का इतिहास, पुनर्लेखन की समस्या। ठीक है, तो परवर्ती शोध के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं का जो समृद्ध साहित्य है वो प्रकाश में आया है। राजस्थानी में रासों, मुक्तक, वीर काव्य और नीति काव्य की समृद्ध परंपरा और गद्य के विविध रूपों के पुष्ट उदाहरण हमें मिलते हैं। इधर मैथिली के गीति काव्य का माधुर्य भी अपूर्व है। इसी प्रकार गुरुमुखी में भी लिपिबद्ध हिंदी गद्य का प्रचुर साहित्य भी हमें आज उपलब्ध देखने के लिए मिलता है, जिससे हिंदी साहित्य का इतिहासकार या तो अनभिज्ञ रहा है या पंजाबी की रचनाएं समझ करके उनकी उपेक्षा करता रहा है। इस संपूर्ण वागम्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की सही परिभाषा के अनुसार यह सब हिंदी साहित्य का ही अंग हैं। अगर सही परिभाषा हिंदी की बताएं तो जो गुरुमुखी में लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद्य का जो प्रचुर साहित्य है वो आज उपलब्ध है, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहासकार या तो अनभिज्ञ रहा या पंजाबी की रचनाएं समझ करके उनकी उपेक्षा की थी पहले, लेकिन आज इसमें बताया गया कि इस संपूर्ण वागम्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की सभी परिभाषा के अनुसार ये सब हिंदी साहित्य का ही अंग मानी जाती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी ही शंका यहाँ आदिकाल को लेकर के की गई है। आदिकाल की हिंदी के विषय में भी उठती हैं ऐसी शंकाएं। उसमें हिंदी का रूप, जो स्वरूप था वो अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और सीमावर्ती क्षेत्रों में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहासकार भी भ्रम में पड़ जाता है। वह वस्तुतः भारतीय भाषाओं का उद्भव काल है, जिसमें प्राय सभी के स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर हैं। इसलिए हिंदी में भी कुछ एक पूर्ववर्ती, निकटवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव हो जाना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में अधिक शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न के बारे में इन्होंने यहाँ बोला है कि दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए, है ना, कि साहित्य की सीमा कहाँ तक है। तो सत्य क्या बताया इन्होंने कि इस विषय में भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए। रस के साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी इसमें अंतर्भाव करना चाहिए। ये ठीक है कि साहित्य का जो अर्थ है ना, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि ये ठीक है कि जो साहित्य का अर्थ है वो मूलतः यहाँ भी सर्जनात्मक साहित्य ही है, और एक सीमा से आगे संपूर्ण वागम्य को उसके साथ समेटना संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो कितनी महत्वपूर्ण बात बताई है इन्होंने। कौन से पॉइंट को, दो प्रश्न शुरू में रखे थे। दूसरा प्रश्न यहाँ आया है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की जो सीमा है वो कहाँ तक मानी जाए, है ना, साहित्य की जो सीमा है वो कहाँ तक मानी जानी चाहिए, इस पर ये यहाँ पर बात कर रहे हैं।
और जो यहाँ पर इन्होंने और क्या बोला है, ये बोला है कि यह इस विषय में भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए। रस के साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी इसमें अंतर्भाव करना चाहिए। यह ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यहाँ भी सर्जनात्मक साहित्य ही है और एक सीमा से आगे, मतलब एक सीमा से आगे यदि हम बढ़ते तो जितना भी वागम्य है, जितना भी लेखन है, उसके साथ समेटना संभव नहीं हो पाएगा। तो मध्य युग में आयुर्वेद है, ज्योतिष आदि शास्त्र है, सांप्रदायिक साहित्य है। देखो कितने स्पष्ट रूप से लिखा है। अगर हम मध्य युग की बात करें तो इसमें आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्र और सांप्रदायिक साहित्य आदि सभी कुछ पद्य में ही लिखित है, और गद्य में भी अनेक कच्ची पक्की टीकाएं, वचनिकाएं। उस समय तक गद्य का तो ज़्यादा विस्तार था ही नहीं, आप सभी को पता है। तो गद्य उस समय ज़्यादा नहीं मिलता था, इक्का दुक्का कुछ एक रचनाएं मिलती हैं, बाकी गद्य का उस समय तक आविर्भाव सही ढंग से नहीं हुआ था। तो इधर आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के असंख्य ग्रंथों की रचनाएं निरंतर हो रही हैं। यह सब साहित्य के अंतर्गत तो नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रकार के समस्त वागम्य का नियमतः त्याग करना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की बानी या परवर्ती युग का जो वार्ता साहित्य है वो शुद्ध साहित्य की परिधि में नहीं आता। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, उदाहरण के लिए आदिकाल में जो गोरखनाथ हैं उनकी बानी या उनके बाद के युग की जो वार्ता साहित्य है वो शुद्ध साहित्य की परिधि में नहीं आता, ये पूरा शुद्ध साहित्य है। अतः किंतु क्या इतिहासकार उनकी उपेक्षा कर सकते हैं? भाई उनकी उपेक्षा तो नहीं की जा सकती ना, उनको रखा तो साहित्य में ही जाता है। उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। यदि हम यहाँ पर गोरखनाथ की रचनाओं को नहीं लेते, उनकी रचनावली को, उनका व्याख्यान, उनकी वाणियों को नहीं लेते हैं, तो क्या होगा? उस इतिहास में यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नाथ संप्रदाय लुप्त हो जाएगा, तो आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। आधुनिक काल के आरंभ में रचित स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, है ना, जब आधुनिक काल का शुरुआत हुई तो स्वामी दयानंद की रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। निश्चय ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, लेकिन क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन उसके बिना संभव है? इसी प्रकार से वर्तमान युग में भी ज्ञान के साहित्य के ऐसे अनेक गौरव ग्रंथ देखने के लिए मिलते हैं जिनका उल्लेख इतिहास में करना अनिवार्य है। एक और भाषा विज्ञान, पाठ विज्ञान, कोश विज्ञान, पत्रकारिता आदि, और दूसरी ओर दर्शन होगा, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र आदि के क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं। तो कथ्य की दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत भले ही नहीं आती, लेकिन वो प्रकारांतर से गद्य शैली के विकास में योगदान करती हैं। इसका निषेध नहीं किया जा सकता, यानी उनको हम साहित्य में नहीं ले सकते, लेकिन गद्य शैली का विकास तो हुआ है। इतिहास लिखा गया, भूगोल लिखा गया, राजनीति शास्त्र लिखा गया। तो जब से ये चीज़ें, जब से इतिहास, राजनीति शास्त्र आया, इतिहास आया, भूगोल आया, इन सब में गद्य का विकास तो हो चुका था ना, गद्य शैली का। तो वही बोलते हैं वो कि प्रकारांतर से गद्य शैली के विकास में योगदान करती हैं, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अतः इतिहासकार को यहाँ भी विवेक पूर्वक प्रमुख और गौण का भेद करते हुए वागम्य के दोनों रूपों को स्वीकार करके चलना चाहिए, अर्थात रस के साहित्य को प्रधान विषय बना करके उसके पोषक रूप में ज्ञान के साहित्य का आकलन करना चाहिए। अब इन्होंने अगला जो पॉइंट इसमें दिया है, भाई बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखो बोर होना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई लाइव क्लास नहीं है, मैं बार बार बोलूँ कि आप लोग आइए, जुड़िएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को बहुत बारीकी से कोई चीज़ समझने के लिए मिल रही है, यहाँ कोई कोर्स नहीं रखी है मैंने कोर्स की, या कोई कोर्स डिटेल नहीं है, आप लोग लाइव चाहेंगे तो भी मैं आप लोगों से लाइव जुड़ सकती हूँ, आप मुझे बता सकते हो। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए ये हिंदी साहित्य के इतिहास की ये श्रृंखला। तो जो लोग ध्यान से देख रहे हैं, जिनको लगता है वाकई महत्वपूर्ण है, तो वो दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा। मतलब ये कह सकती हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास है, मैं उतना कलरफुल किसी स्टेज पर तो आप लोगों के साथ नहीं हूँ, लेकिन हाँ जैसा भी मेरा प्रयास है। देखो अगला यहाँ पॉइंट है, यहाँ आधार स्रोत। ठीक है, आधार स्रोत के अंतर्गत इन्होंने क्या दिया है? पिछले 4 दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप अनेक नवीन आधार स्रोतों का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, अनुसंधान के फलस्वरूप, यानी अनुसंधान जो रिसर्च की गई है, पिछले 4 दशकों में जो रिसर्च हुई है, जो शोध कार्य हुए हैं, उनसे नवीन आधार स्रोतों का उद्घाटन हुआ है। मतलब नई नई सामग्री, प्रचुर सामग्री प्रकाश में आई है, नई सामग्री मिली है,
तो वर्तमान सदी के प्रथम चरण तक इस प्रकार के साधन अत्यंत सीमित थे। इतिहासकार को प्राय सभा की खोज रिपोर्टों और विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों पर भी निर्भर करना पड़ता था। यानी पहले तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक जाता था, वहाँ से पांडुलिपि उठाता था या सामान लेते थे, वहाँ से किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते थे, तब ये चीज़ें चलती थी। अभी क्या है, अभी तो हमारे लिए जब से टेक्निकल चीज़ें आई हैं तब तक से बहुत आसान हो गया हर चीज़ की खोज कर लेना। तो तब रिसर्च बहुत मुश्किल हुआ करते थे, अभी आसान हो गए हैं। परंतु आज सभी क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं व्यवस्थित रूप से कार्य कर रही हैं। नित्य नवीन सामग्री का प्रकाशन हो रहा है। स्वभावतः इन शोध परिणामों का उपयोग करना इतिहासकार के लिए आवश्यक हो गया है, परंतु इस विषय में काफ़ी सावधान होकर के कार्य करना चाहिए। इतिहास में ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो। मतलब संदिग्ध प्रामाणिक सामग्री हमें नहीं लेनी चाहिए। ऐसे ना बहुत सारे लोग कुछ भी देखा उसे उठा लिया लगा लिया, मतलब साहित्य इतिहास में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। संदिग्ध सामग्री का भी यदि वह साहित्य में विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य रहना चाहिए कि भाई ये अप्रामाणिक, इन लोगों ने इसको अप्रामाणिक माना है, इन्होंने इसको प्रामाणिक माना है। पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के लिए प्रमाणिक और अप्रामाणिक गण अलग अलग बने हुए हैं, तो उसको बिल्कुल प्रमाणिक ग्रंथ मान करके नहीं लिखा जा सकता है ना। तो वही वो यहाँ पर नगेंद्र जी कहना चाहते हैं कि संदिग्ध सामग्री का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है और वह भी साहित्य विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उल्लेख करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य रहना चाहिए। हमारे साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री ऐसी है जिसकी अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, उसके प्रति मोह अनुचित है और इतिहासकार के सामने वस्तु स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। देखो अभी बता रहे कि अप्रामाणिक सिद्ध होने वाली बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री हमारे पास है, लेकिन मोह जो है वो अनुचित है उसके प्रति। लेकिन इतिहासकार के सामने ऐसी स्थिति है कि वो इतिहास से उसको हटा नहीं सकता, उसे रखना पड़ेगा क्योंकि वो चली आ रही है चीज़। किंतु प्रामाणिकता के प्रश्न पर भी अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। प्रत्येक नवीन शोध परिणाम प्रामाणिक नहीं होता और प्रमाण सिद्ध स्थापनाओं को भी समय सिद्ध होने के में देर लगती है। अतः नवीनतम के प्रति आग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है गाइस। देखो ये जो बहुत ज़्यादा नगेंद्र जी की पूछी जाती है, कही जाती है, नवीनतम के प्रति आग्रह भी इतिहास का गुण नहीं है। तो जिस प्रकार अप्रामाणिक मान्यताओं से चिपके रहना गलत है, उसी प्रकार नई कच्ची पक्की स्थापना के आधार पर समय सिद्ध धारणाओं को नकारना भी खतरनाक है। ठीक है, तो कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताइए। अभी ये हमारी भूमिका चल रही है, भूमिका 1 हिंदी साहित्य का इतिहास पुनर्लेखन की समस्या, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। तो भूमिका लिखी है नगेंद्र जी ने। मौलिकता के प्रश्न पर नगेंद्र जी बोलते हैं कि ये किसी की मौलिक है या नहीं। इतिहास के क्षेत्र में मौलिकता का केंद्र बिंदु है। मौलिकता क्या है? एक केंद्र बिंदु है। परिकल्पना अर्थात विकास परंपरा का परिवर्तन। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना यानी विकास परिवर्तन, जो परंपरा है उसका परिवर्तन। तो वास्तव में इतिहास लेखन ऐतिहासिक अनुसंधान का पर्याय नहीं है। ऐतिहासिक अनुसंधाता जहाँ नवीन तथ्यों के, जो नए तथ्य होते हैं उनका अन्वेषण करता है, उनकी खोज परख करता है, उपलब्ध करता है। तो तथ्यों के आधार पर, नवीन तथ्यों के आधार पर यहाँ पर आख्यान पर बल देता है। वही इतिहास लेखक इन दोनों दिशाओं में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए नवीन और अपेक्षा प्रमाणिक, नवीन की अपेक्षा प्रमाणिक और समय सिद्धि की अधिक महत्वपूर्ण है। अतः जो नए यहाँ पर इन्होंने नए तथ्य और नए शोध निष्कर्षों की यहाँ पर बात की गई कि जो नए तथ्य हैं, नए शोध निष्कर्ष हैं, उनका वह आदर करता है, किंतु इसके लिए तब वह ग्राह्य नहीं होते जब तक कि समय का जो प्रमाण पत्र है उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार कृतियाँ या कृतिकारों की समीक्षा और मूल्यांकन में उसका अपना मौलिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो आलोचना के क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास में एक सीमा से आगे उसका आग्रह करने से संतुलन भंग हो सकता है ना। क्या बताया है? लेकिन इतिहास में एक सीमा से आगे उसका आग्रह करने से संतुलन, जो संतुलन बना हुआ है वो भंग हो सकता है। इतिहास में तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण और संतुलित विवेचना ही अधिक जो है ग्राम्य है, ग्राह्य है, काम्य है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन याद रखना, समन्वय दृष्टि और इतिहास, संतुलन विवेचना। ठीक है, उपयुक्त विवेचन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि नवीन शोध परिणामों को और विकसित साहित्य आलोचना को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन की आवश्यकता है।
और ऐतिहासिक दृष्टि और आचरण आलोचना शक्ति से युक्त एक लेखक यदि यह कार्य संपन्न कर सके तो उत्तम होगा, किंतु यदि वह संभव न हो तो निश्चय ही परियोजना के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण करके कुछ लेखकों का समुदाय घनिष्ठ संपर्क सहयोग के आधार पर यह अनुष्ठान पूरा कर सकता है। ठीक है। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए और इसी के आधार पर एक समंजस रूपरेखा का निर्माण भी हमें करना चाहिए। अर्थात हिंदी भाषी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास की परिवेश में उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव में विकसित और हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त साहित्य चेतना के विकास क्रम का साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर आकलन ही हिंदी साहित्य के नए इतिहास का लक्ष्य होना चाहिए। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को रचने के लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नए साहित्य इतिहास को यदि आप लिखते हैं उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए वो यहाँ बताया गया है। नवीन शोध सामग्री का उपयोग आवश्यक हो, लेकिन उसमें क्या बताया था इन्होंने, प्रामाणिकता पर ध्यान देना है। विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मक पद्धति का अवलंबन करना ही उचित है, ये बताया है। जीवन वृत्त तथा ग्रंथ विवरण साहित्यिक विवेचना से पूर्व देना ही अधिक संगत है। जो जीवन चरित है वो ग्रंथ के विवरण से पहले ही साहित्यिक विवेचन से पूर्व देना ही अधिक संगत है। कुछ इतिहास ग्रंथों में जैसे लिगुई, कैजामिया, अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार का विवरण पाद टिप्पणी के रूप में देना ही व्यवस्था है जो विवेचन की स्वच्छता की दृष्टि से ग्राह्य हो सकती है। समानुपात की रक्षा और उचित मूल्यांकन के लिए इतिहास के समग्र रूप की कल्पना और उसके अनुसार पूर्व योजना रूपरेखा की रचना अनिवार्य है। विषय विवेचन का कलेवर विषय के महत्व के अनुरूप ही होना चाहिए, अन्यथा संतुलन और परिदर्शन में व्याघात उत्पन्न हो सकता है। और अगला है विक्रमी संवत और अन्य संवत के आज के पाठक का जीवंत संपर्क न होने के कारण ईसवी सन का ही प्रयोग करना उचित है। यानी संवत जो है विक्रमी संवत, सन संवत, ये आजकल के जो जीवंत मतलब जो पाठक गण हैं उनको कई बार पता ही नहीं होता क्या विक्रमी संवत है, क्या संवत है, क्या है। तो यहाँ ईसवी और सन में का ही प्रयोग जो नए साहित्य इतिहास है उनमें करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है। तो प्रामाणिकता अप्रामाणिकता बात वाली बात हो गई। तो ये इनकी भूमिका एक है दोस्तों। ठीक है। किताब के भीतर की भूमिका एक। भूमिका दो हम कल करेंगे। ये भूमिका दो है जिसमें हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और स्वरूप हम देखेंगे। ठीक है। तो भूमिका दो हम पार्ट इसका 3 में लेकर के आएंगे। जो मैं यहाँ प्ले लिस्ट इसकी बना रही हूँ, आप लोग प्ले लिस्ट में पूरा देख सकते हो। बाद में भी जो पहली बार देख रहे हैं उनसे भी मैं बता देती हूँ कि भाई ब्लॉग पर भी आप लोग जा कर के मतलब कंटिन्यू रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ब्लॉग को भी। ब्लॉग का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ पर आप लोग को कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी, मतलब मैटर वहाँ भी मैं देती रहती हूँ। तो देखो यहाँ ऐसे ये पूरा मैटर है और हम इसको नोट्स के रूप में किस तरीके से बनाएंगे, है ना, नोट्स के रूप में हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हम इस प्रकार से इसके नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ये इसी के द्वारा तैयार किए हुए नोट्स हैं। थोड़ा सा कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज़ वैसे नोट्स अच्छे हैं। तो इस तरीके से आप शॉर्ट में भी जो इन्होंने यहाँ कहा है नगेंद्र जी ने वो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपको पहला चार्ट मैंने दिखाया है इनका, और ये दूसरा चार्ट भी आप देख सकते हो। मतलब जो हमें कल देखना है ये कल वाली चीज़ें, कल वाली सामग्री है। कल यहाँ 2-3 पिक्स में मतलब चार्ट में मैं थोड़ा सा समझाऊंगी, और बाकी इनकी दूसरी भूमिका काफ़ी समृद्ध है, वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़नी होगी ये वाली। इसी को यहाँ चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चार्ट में भी देख लेंगे, वहाँ भी देख लेंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। मिलते हैं कल अपनी वीडियो में बिना लाग लपेट के। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, नमस्कार।